Hello, my dear UGC NET aspirants. Today we are going to discuss the drama after restoration period. Till now, we have covered the syllabus from your medieval, ancient medieval, and then your Elizabethan, after that your neoclassical and the restoration period. So far we have discussed these topics. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देखें, then only you can visit this video. अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है थिएटर्स एक तरह से बंद होने के बाद 1642 में 1660 के अराउंड फिर से ओपन होते हैं ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड, और उसके बाद जो है कैसे हमारी जो न्यू क्लासिकल एज है उसके बाद हमारा जो ड्रामा है वो डेक्लिनेशन यानी कि वो टुवर्ड्स द एंड पहुंच जाता है, और इसके बाद एक नए जॉनरा का जो है जन्म होता है, दैट इज योर पोएट्री एंड द नोवेल सेक्शन। तो आप देखिए लिखी तो इससे पहले भी जाते थे, बट अब क्या था, ड्रामा डिक्लाइन होने लग गया था। तो ड्रामा को एकदम आप कह सकते हो कि ट्राई तो कर रहे थे राइटर्स लिखने की, जस्ट लाइक द रोमांटिक राइटर्स। अगर आप उनकी बात करें आफ्टर रेस्टोरेशन पीरियड, तो जो रोमांटिक राइटर्स हैं आपके, उन्होंने भी अपना जो है हैंड ट्राई किया था इन राइटिंग ड्रामा, बट वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। वो लोग पोएट्री के लिए आज जाने जाते हैं, एज वी ऑल नो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक। हम आज देखेंगे कि जो रोमांटिक पीरियड है हमारा, वो मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न जो राइटिंग्स हैं उनमें ड्रामा का कितना जो है कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन से जो है ड्रामेटिक प्लेज लिखे गए हैं, और क्या चेंजेस जो हैं हमने देखे आफ्टर द रेस्टोरेशन पीरियड, कि जो हमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट एंड सेट कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए। So let's get start with the romantic drama. So this is the point where you should know कि romantic period जो है, अगर जनरली हम बात करें, it starts in 1798 with the, आप कह सकते हो, lyrical ballads। ये lyrical ballad से start होता है romantic period, और लगभग जो है वो आपका 1832 या कई बार 1837, यानी क्वीन विक्टोरिया जब असेंड हुई थी थ्रोन पे, वहां तक मानते हैं। 1832 में रिफॉर्म बिल आया था, रिफॉर्म बिल। तो कुछ लोग मानते हैं कि जो आपका, यानी कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं वो ये कहती हैं कि रोमांटिक जो आपकी एज है, आई एम टॉकिंग अबाउट रोमांटिक पीरियड, नॉट ड्रामा इटसेल्फ, मैं यहाँ पे रोमांटिक पीरियड की बात कर रही हूं। तो 1832 तक जो है आपका रोमांटिक पीरियड माना जाता है कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग। जब क्वीन विक्टोरिया जब थ्रोन पर असेंड होती हैं इंग्लैंड में, तो उसको माना जाता है कि वो 37 तक जो है, यानी 37 में विक्टोरियन एज आ जाएगी। तो 37 तक कुछ लोग मानते हैं, बट यू शुड रिमेंबर दिस फैक्ट कि 32 भी सही हो सकता है, 37 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए जो रोमांटिक ड्रामा है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, पढ़नी है। देखिए हमारे पास एक टर्म आई है, क्लोसेट ड्रामा। रोमांटिक ड्रामा में क्लोसेट ड्रामा जो है वो लिखे जाने लगे थे। अब क्लोसेट ड्रामा का मतलब क्या होता है कि ड्रामा वाज मोस्टली रिटन टू बी रेड। अब आपको पता है कि ड्रामा जो है वो जनरली क्या होता था, इससे पहले वाली एज में क्या होता था, उसको एक्ट करने के लिए लिखा जाता था। हमने ये डिस्कस किया था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ओरिजिन ऑफ ड्रामा के टाइम, कि इनैक्ट करने के लिए, यानी स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने के लिए ड्रामास लिखे जाते थे। बट इन रोमांटिक पीरियड क्या हुआ, जो मोस्टली जो ड्रामास थे वो परफॉर्म नहीं करने के लिए जो है लिखते थे, बल्कि उसको रीड करने के लिए लिखते थे। यानी परफॉर्मेंस नहीं दी जाती थी उसकी स्टेज के ऊपर, वो रीड करने के लिए लिखे जाते थे। यानी उनका पर्पस जो है दैट हैज चेंज्ड। जो राइटिंग्स है उनमें उनका पर्पस चेंज हो गया। पहले जो ड्रामा परफॉर्म करने के लिए लिखा, ड्रामा का मतलब ही क्या होता है, टू इनैक्ट, किसी भी जो है आप कह सकते हो कैरेक्टर्स के थ्रू, किसी भी जो है कोई बिब्लिकल या किसी भी प्रकार की जो स्टोरी है उसको जो है परफॉर्म करना, उस प्ले को जो है परफॉर्म करना। लेकिन अब इन्होंने रिटन टू बी रेड, ये ऐसे लिखते थे, लिखने के लिए यानी पढ़ने के लिए लिखते थे। पोएट्स, अब आपको पता है रोमांटिक एज जो है दैट इज नोन फॉर इट्स पोएट्स, है ना, पोएट्स के लिए जानी जाती है। अब ये इंटरनल फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन ओवर स्टेज एक्शन। अब ये आपको अच्छे से पता है कि रोमांटिक राइटर्स दे वर हाईली अगेंस्ट द नियोक्लासिकल रीजन।
यानी नियो क्लासिकल वाले क्या मानते थे, जैसे चाहे आप पोप की बात करें, चाहे आप जो है इसकी ड्राइडन की बात करें, तो वो लोग क्या सोचते थे कि इस दुनिया को अगर समझा जा सकता है तो वो सिर्फ रीजन यानी अपने ब्रेन से, लॉजिक से ही समझ सकते हैं। लेकिन रोमांटिक राइटर्स का क्या मानना था कि अगर हमें समझना है इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को या खुद को, तो हम किसके थ्रू समझ सकते हैं? थ्रू द इमेजिनेशंस, थ्रू दी आप कह सकते हो इनर फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन। तो आप कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू और प्लस जो है अपने आप को हम समझ सकते हैं थ्रू द इमेजिनेशन, या हम हार्ट के थ्रू जो है हम समझ सकते हैं इस दुनिया को। तो ये इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या था? इमोशन, ठीक है, और इनके लिए इंपॉर्टेंट था इमेजिनेशन। तो ये जो है कहते कि इन चीजों को स्टेज के ऊपर एक्ट नहीं किया जा सकता। हम क्या कर सकते हैं? इसको सिर्फ आप क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग एक्ट रिस्ट्रिक्टेड लेजिटिमेट थिएटर टू अ फ्यू पेटेंट हाउसेस। एक और चेंज क्या आया था कि आपको पता है कि जो कॉमेडी इससे पहले जो आपके रेस्टोरेशन पीरियड था, जिसमें आपने देखा कि ऐसी कॉमेडीज लिखी जाती थी जो सोसाइटी में आप कह सकते हो ऐसे आइडियाज को, यानी जो सेक्सुअल कंटेंट्स के ऊपर है ना, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते थे जो अबैंडन किए जाने चाहिए थे। बीइंग राइटर उनको इतना जो है ओपनली नहीं लिखना चाहिए था। वो सब राइटिंग्स जब राइटर्स ने लिखनी शुरू की तो सम ऑफ द पीपल जो इंटेलेक्चुअल थे, दे फेल्ट कि उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए हमें एक लाइसेंसिंग एक्ट लेकर आना पड़ेगा। तो उन्होंने जब लाइसेंसिंग एक्ट आया तो उसने क्या किया, कुछ ही थिएटर्स को जो है दे दी, लाइसेंस दे दिया कि सिर्फ ये हाउसेस जो हैं वो ही परफॉर्मेंस के लिए जो है अपने यहाँ परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, ओपन है परफॉर्मेंस के लिए, बाकी सब जो है वो क्लोज हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग एक्ट के कारण भी ये आया कि उनको परफॉर्मेंस के लिए लिखेंगे तो क्या पता उनका जो प्ले है वो परफॉर्मेंस के लिए ना उनको अलाउ करें, क्या पता वो जो पेटेंट हाउसेज है वो उनके प्ले को जो है कोई इंपॉर्टेंस ना दें। तो उन्होंने लिखना ज्यादा बेटर समझा कि रीड करने के लिए ही लिखें, हम इसके अलावा कोई मकसद से ना लिखें। स्विनबर्न कॉल्स इट अ पीरियड ऑफ पोएटिक जीनियस बट ड्रामेटिक फेलियर। अब ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखिए क्या था, एसी स्विनबर्न जो है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। आपको भी पता है कि इस एज में पोएट्स जो हैं, यानी जो आपके लेकर्स हों, चाहे कोई और कीट्स हों जो नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए जाने चाहते हैं, कोई भी आपके जो पोएट्स ऑफ दिस एज हैं उनकी हम बात कर लें, सबके सब जो हैं वो बेस्ट पोएट्स जो हैं वो कैटेगरी में उनको रख सकते हैं। बट ड्रामेटिक एज अ ड्रामेटिस्ट जो हैं वो फेल्योर जो है वो साबित होते हैं। अभी आप उनके वर्क्स देखेंगे, चाहे कोई भी वर्क उठा लेना उनका, है ना, तो आप देखेंगे कि उन वर्क्स को पढ़ने के बाद यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, आपको लगेगा कुछ भी नहीं है इनके अंदर। जितना हमने पहले जो पढ़कर आए हैं शेक्सपियर के टाइम से या उसके बाद के टाइम से, उनके जैसा तो उसका मुकाबला ही नहीं है। तो वो एक उनका टेस्ट जो है वो पोइट्री में था, वो पोएट्स थे, वो पोइट्री लिख सकते थे, ना कि वो ड्रामा लिख सकते थे। उन्होंने अपना हैंड ट्राई किया था, कोशिश की थी, उन्होंने हाथ आजमाया था, बट वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये रीजंस हो सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे इन इंटरव्यू में पूछे, या फिर ये क्वेश्चन आपका जो है स्टेटमेंट में आ सकता है। यूजीसी नेट के अंदर, सेट के अंदर, आपको पता है राजस्थान में अभी सेट होने वाला है, स्टेट वाइज जो है सेट के एग्जाम होते हैं जो इक्विवेलेंट टू नेट होते हैं। तो ये आप उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्लोसेट ड्रामा, और क्लोसेट ड्रामा को लिखने की नौबत क्यों आई। दीज आर द रीजंस। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब देखिए पोएटिक मोनोलॉग, है ना, ये देखिए पोएटिक मोनोलॉग, उसके बाद लैक ऑफ स्टेज एक्शन और क्लोसेट ड्रामा कल्चर, है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने, पोएटिक मोनोलॉग, लैक ऑफ स्टेज एक्शन, है ना, और क्लोसेट ड्रामा कल्चर। तो ये क्लोसेट ड्रामा से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं। देन यू हैव एक इंपॉर्टेंट जो है यहां पे पॉइंट है हमारे पास, दैट इज पीबी शैले। ठीक है, पीबी शैले के बारे में बात करते हैं। देखिए पीबी शैले जो है, इन्होंने जो ड्रामा लिखा दैट इज द सेंची, CENCI, और ये 1819 में लिखा था उन्होंने। ठीक है, इसको द बेस्ट रोमांटिक ट्रेजेडी कहा जाता है। ठीक है, द बेस्ट रोमांटिक ट्रेजेडी इसको कहा जाता है। अब आप इसको यूं समझें कि ये जो था, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब रोमांटिक एज में है तो बेस्ट रोमांटिक ट्रेजेडी है, यानी ये एंड होती है सैड नोट पे,
और इसको 5 एक्ट वर्स ड्रामा, यानी ये 5 एक्ट्स में लिखा गया है, बेस्ड ऑन रियल इटालियन कोर। ये इटालियन कोर के ऊपर, इटालियन लॉ जो है उसके ऊपर बेस्ड है। डील्स विथ काउंट सेंचीज मॉन्स्ट्रस टायरनी एंड क्रूलिटी। किससे डील करता है ये? काउंट सेंचीज मॉन्स्ट्रस टायरनी, ठीक है, मॉन्स्टर्स टायरनी एंड क्रूलिटी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये सेंचीज काउंट सेंचीज के मॉन्स्टर्स टायरनी, यानी जैसे कि कोई यहाँ का कोई रूलर है जिसका नाम सेंची, खुद सेंची यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, टिटुलर कैरेक्टर है, वो एक टायरनिकल जो है, क्रूलिटी वाला जो है रूलर होता है। हिज डॉटर बिट्रिस प्लॉट्स हिज मर्डर टू एस्केप अब्यूज। और इवन उसकी बेटी जो है बिट्रिस, वो इतनी ज्यादा परेशान होती है कि वो अपने फादर के अगेंस्ट जो है वो कॉन्स्पायरेसी क्रिएट करती है, वो षड्यंत्र रचती है और उससे बचने के लिए। शी इज एग्जीक्यूटेड डिस्पाइट पब्लिक सिंपैथी फॉर हर प्लाइट। अब देखिए क्या है, किंग का राज है ना, यहाँ पे रूलर जो है वो इतना टायरेनिकल, इतना क्रूल है। अगर उसकी बेटी उसको खत्म करना चाह रही है, लेकिन स्टिल लोग क्या कर रहे हैं, उससे इतना डरते हैं, या उसको सिंपैथी करने की बजाय उसको एग्जीक्यूट, मतलब उसको हैंग करने के लिए जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको हैंग कर दो, इसने राजा के खिलाफ आवाज उठाई है। ठीक है, थीम है इसका टायरनी वर्सेस लिबर्टी। तो आपको पता ही है कि शैले ने लिखा है, ये क्लासिक शैलिज्म का एग्जाम्पल है जिसमें टायरनी वर्सेस लिबर्टी के बारे में बात की गई है। तो सेंची आपको समझ में आ गया होगा कि ये वर्क जो है, ये ड्रामा जो है, ये पीबी शेले ने लिखा। अब एक और फैन फैक्ट जो है यहाँ पर है कि बैंड बाय लॉर्ड चैम्बरलेन, कि इसको चैम्बरलेन ने जो है इंसेस्ट थीम के कारण, देखिए क्या हुआ था, इंसेस्ट थीम के कारण ही तो ड्रामा को क्लोज किया, थिएटर्स को क्लोज किया गया था 1642 में, है ना। ऐसे इंसेशस जो है थीम्स के ऊपर लिख रहे थे, बहुत ही ओपनली जो है सेक्सुअल फ्रैंकनेस के ऊपर लिख रहे थे। तो अब वापस से जब उनको लगा कि इसके अंदर भी कुछ इंसेस्ट का थीम है, तो इसको बैन कर दिया गया था। और फिर इसकी जो फर्स्ट परफॉर्मेंस जो है, देखिए लिखा गया 1819, 1886 तक इसको डिले कर दिया गया, इसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, है ना। 1886 तक इसको बैन रखा था। तो आप देख सकते हो 1819 में लिखा गया और 1886 तक इसको बैन रखा गया। सो आप कह सकते हो कि ये जो है पीबी शैले का 5 एक्ट ड्रामा जो कि उन्होंने लिखा था, बेस्ट रोमांटिक ट्रेजेडी का इसको आप मान सकते हो एग्जाम्पल। देन वी हैव लॉर्ड बायरन। ठीक है, लॉर्ड बायरन भी हमारे पीबी शैले के बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ड्रामेटिस्ट कह सकते हैं उनको। और इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है स्टूडेंट्स, वो है मैनफ्रेड, एंड इट इज रिटन इन 1817। देखिए ये पहले लिखा गया था पीबी शैले से, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, 1817 मैनफ्रेड रिटन बाय लॉर्ड बायरन। सबसे पहले देखिए जो मैनफ्रेड जो इसमें करेक्टर है वो बायरनिक हीरो है। अब आप ये कहेंगे व्हाट इज बायरनिक हीरो, तो आपके दिमाग में, अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपके दिमाग में मिस्टर रोचेस्टर आएंगे, जेन आयर जो लिखा गया है वो शार्लेट ब्रॉन्टे ने जो लिखा है वो वाला करेक्टर, या फिर हीथ क्लीफ जो है वो आपके दिमाग में आया होगा, वुदरिंग हाइट्स वाला। तो देखिए हम एक पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट इज बायरनिक हीरो। बायरनिक जो हीरो है स्टूडेंट्स, वो ऐसा होता है कि रिबेलियस रिबेलियस हो गया, और ऐसा आप कह सकते हो कि इंटेलिजेंट येट सिनिकल, है ना। सनकी सा होता है, इंटेलिजेंट होता है येट सिनिकल। अब रिबेलियस किस फॉर्म में कह सकते हो आप, कि जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी हैं, ये उनको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करता। मतलब ये हमेशा एक कश्मकश में रहता है कि मोरल एम्बिग्विटी वाली कश्मकश, कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये उस चीज को नहीं मानता। ये अपना जीवन अपने हिसाब से जीता है। तो बायरनिक हीरो का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि बायरनिक हीरो जो नाम है वो हमारे रोमांटिक पोएट लॉर्ड बायरन के नाम के ऊपर रखा गया है। ठीक है, और उनका यही कैरेक्टर जो मैनफ्रेड है, इसी से ये टर्म जो है बाद में जाकर के एग्जिस्टेंस में आई थी। और बाद में कुछ लोगों ने जो है मिस्टर रोचेस्टर, ये जो करेक्टर है आपके मिस्टर जेन ऑस्टन का नोवेल है, जिसका नाम है जेन आयर। ठीक है,
इसमें मिस्टर रोचेस्टर जो हैं, इनको भी बायरनिक हीरो की संज्ञा दी गई है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं हीथ क्लिफ, जो वुदरिंग हाइट में से जो है कैरेक्टर को लिया गया, हीथ क्लिफ। हीथ क्लिफ जो है वो शार्लेट ब्रॉन्टे, जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, शार्लेट ब्रॉन्टे, मैं बी लिख देती हूं, कि का वर्क है शार्लेट ब्रॉन्टे का वुदरिंग हाइट्स, जिससे ऑन एंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको हम नोवेल वाले पार्ट में करेंगे, वुदरिंग हाइट्स। तो आप देखिए कि हीथ क्लिफ हुआ, मैनफ्रेड हुआ, मिस्टर रोचेस्टर हुआ, दीज आर नोन एज, आप कह सकते हो बायरनिक हीरो, क्योंकि ये जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको ये नहीं मानते, बिल्कुल रिबेलियस हैं, अपने हिसाब से अपने जीवन को जीना चाहते हैं। तो देखिए यहां पे आपको समझ भी आएगा कि बायरन ऑफिशियली टर्म्ड इट एज अ मेटाफिजिकल ड्रामा, कि उनका जो ये वर्क है उन्होंने इसको मेटाफिजिकल ड्रामा कहा है। प्लॉट समरी क्या है कि मैनफ्रेड लिव्स इन आइसोलेशन इन द आल्प्स, ये आल्प्स जो पर्वत है उसके ऊपर रहता है, टॉर्चर्ड बाय गिल्ट, उसको गिल्ट महसूस होता है, वो टॉर्चर हो रहा है गिल्ट से, इसलिए वो क्या करता है, वो 7 स्पिरिट्स को बुलाता है। वो सोचता है कि मैं दुनिया से दूर आ गया हूं, बिकॉज दे डू नॉट लाइक उनको सोसाइटी के अंदर रहना पसंद नहीं होता, जो रिबेलियस काइंड ऑफ पर्सन होते हैं वो उनसे दूर रहना चाहते हैं। तो इसने क्या है, पहले ये आल्प्स पे जाके रहना शुरू कर देता है, उसके बाद ये 7 स्पिरिट्स को बुलाता है, बट जब वो जो है रिफ्यूजेस टू यील्ड टू देयर अथॉरिटी। अब 7 स्पिरिट्स आई हैं और वो कहती हैं कि ठीक है तुमने हमें बुला लिया, अब तुम जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे, बट तुम्हें हमारी अथॉरिटी को मानना पड़ेगा। तो ये कहता है मैं तो रिबेलियस हूं भाई, मैं तो बायरनिक हीरो हूं, मैं नहीं मानता किसी की बात, वो रिफ्यूज कर देता है। ठीक है, इन द एंड क्या होता है, वो अपने ही टर्म्स पे डेथ हो जाती है उसकी, और वो हेवन और हेल दोनों को ही डिफाई यानी नकार देता है उसने, मतलब हेल को और हेवन दोनों को ही उसने नकार दिया, इसकी बजाय उसने मौत को जो है अपना लिया। द माइंड विच इज इमोर्टल मेक्स इटसेल्फ रिक्विटेबल फॉर इट्स गुड और इविल थॉट्स। तो ये इंपॉर्टेंट थॉट है इसकी, द माइंड विच इज इमोर्टल मेक्स इटसेल्फ रिक्विटल फॉर इट्स गुड और इविल थॉट्स। ये कहता है जो इंसान का माइंड है, यानी ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, कि जो इंसान का माइंड है वही उसे जो है इमोर्टल बना सकता है गुड एंड इविल थॉट्स, यानी इक्विटेबल फॉर इट्स गुड और इविल थॉट्स, अपने गुड और इविल थॉट्स के लिए। तो आपको ये कोटेशन रिलेटेड टू मैनफ्रेड याद रखनी है। ये कुछ आप बायरनिक हीरो के नाम यहां पर याद रख सकते हैं, जब हम नोवेल पढ़ेंगे you'll get to know कि हीथ क्लीफ जो है उसके अंदर भी ऐसे जो है वो कहता है मैं सोशल एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल खरा नहीं उतरूंगा, मैं अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीऊंगा, जस्ट लाइक मैनफ्रेड। आई होप यू गॉट दिस स्लाइड। देन यू हैव, इसके बाद देखिए रोमांटिक के बाद में आप डायरेक्टली जो है मॉडर्न ड्रामा पे आ जाते हैं। देखिए विक्टोरियन एज जो है उसमें क्या था, मेलो ड्रामा लिखे गए थे थोड़े। हम विक्टोरियन एज को ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उस एज के अंदर जो है रियलिज्म की बात की जाती है, जिसमें हमारे पास डिकिंस हैं। ठीक है, तो डिकिंस जो है वो जनरली आपको पता है नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं, यहां पर हम ड्रामा की बात करें तो हम ड्रामा के सेक्शन में देखें तो क्या था कि इन्होंने जो मॉडर्न एज वाले हैं इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था विक्टोरियन मेलोड्रामा एंड रोमांटिक स्केप्स को। देखिए जो विक्टोरियन थे वो ड्रामा लिख रहे थे ना बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो इमोशंस के साथ, बहुत ज्यादा जो है डेप्थ के साथ, साइकोलॉजिकल डेप्थ के साथ, जो एग्जैजरेट करके जो है कैरेक्टर्स को, सिचुएशन को ये लोग ड्रामा लिख रहे थे। और दूसरी तरफ हमारे पास रोमांटिक्स थे जो एस्केपिज्म से रिलेटेड, यानी वो तो भाग भाग के जो है नेचर के लैब में चले जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, मॉडर्न एज वालों ने दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया और ये किस पर आ गए, सोशल क्रिटिक की बात करने लगे, हिपोक्रेसी जो सोसाइटी के अंदर है, क्लास जो है कॉन्फ्लिक्ट्स, उसकी ये लोग बात करने लगे। और ऐसे जन्म होता है प्रॉब्लम प्लेस का। ठीक है, और ये रियल इश्यूज यानी डिस्कशन इन पे मॉडर्न एज में किस पे होने लगी, जेंडर इनइक्वालिटी, प्रोस्टिट्यूशन, इन चीजों की जो है बात होने लगी। यानी धीरे धीरे जो है उनका स्टेज रियलिस्टिक टू साइकोलॉजिकल डेप्थ के साथ जो है लिखा जाने लगा। तो आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इब्सन का वर्क। इब्सन का एक वर्क है जिसका नाम है डॉल्स हाउस, आपने पढ़ा भी होगा इसको, डॉल्स हाउस। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जेंडर इक्वालिटी, जिसमें जो वुमेन है, जो वाइफ है, वो अपने हस्बैंड के बार बार जो है डोमिनेट करने पर एक टाइम पर सफोकेट हो जाती है और लास्ट में वो डोर को जोर से स्लैम करके घर छोड़कर चली जाती है। तो जेंडर इक्वालिटी और प्रोस्टिट्यूशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें कह सकती हूँ जीबी शो, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे भी। जीबी शो का वर्क है मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन।
मिसेस वॉरेंट्स प्रोफेशन। तो इसमें मिसेस वॉरेंट का जो प्रोफेशन है दैट इज अबाउट द प्रोस्टिट्यूशन। तो आप कह सकते हो कि जो मॉडर्न एज है दैट बिकेम एक्सपेरिमेंटल, साइकोलॉजिकल, रियलिस्टिक जो है उसका कॉम्बो वो लोग लिखने लगे थे। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट जो हमारे ड्रामेटिस्ट हैं वो जीबी शो हैं, और देखिए इनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। इनका जो वर्क है पिग्मेलियन वो 1913 में जो है लिखा गया, 1913। इनकी जो वर्क है वो किसके ऊपर बेस्ड होते थे? लैंग्वेज एंड क्लास क्रिटिक की बात करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इस वाली बात को आपने बिल्कुल रट लेना है कि लैंग्वेज एंड क्लास क्रिटिक की ये बात करते थे। दूसरा जो इनका ये वर्क है पिग्मेलियन, है ना, इसका जो नाम है वो ग्रीक मिथ ऑफ स्कल्पचर हु फॉल्स फॉर हिज स्टैच्यू, यानी एक ग्रीक मिथ है, एक कहानी है जिसमें एक स्कल्पचर जो है एक ब्यूटीफुल सी जो है वो आप कह सकते हो मूर्ति बनाता है, यानी एक मूर्तिकार होता है, एक बहुत सुंदर सी मूर्ति बनाता है, और उसके बाद जो है जब उसको देखता है, अपनी ही कला को जब देखता है, ही फॉल्स इन लव विद दैट मूर्ति, वो उस मूर्ति से प्यार करने लग जाता है, और फिर वो जो है गॉड से विश करता है कि हे भगवान, इसको आप एक ब्यूटीफुल डेमिजिल, एक ब्यूटीफुल जो है लड़की में इसको चेंज कर दो, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो ये उसकी विश जो है, जब आप पढ़ोगे पिग्मेलियन तो आपको, पिग्मेलियन ये जो ग्रीक मिथ है इसको जब आप पढ़ोगे यू गेट टू नो कि आगे क्या होता है। यू मस्ट स्टडी दैट। अब देखिए जो पिग्मेलियन है इसमें भी क्या है कि जो प्रोफेसर हेनरी हिगिंस है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि देखिए जो जीबी शॉ की वर्क्स है ना, उनकी एंडिंग जो हम सोचते हैं ना वैसे बिल्कुल भी नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं लास्ट में, स्टार्टिंग में जो वर्क्स में प्रॉब्लम चल रही है, लास्ट में जो है वो उसका एंड अच्छा हो जाएगा, नहीं। उनके जो प्लेजेंट या अनप्लेजेंट जो प्लेज हैं, जो प्रॉब्लम प्लेज हैं, उसकी खास बात यही है कि जो आप सोच रहे हो उसके जस्ट ऑपोजिट होना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि प्रोफेसर हेनरी हिगिंस एक फिजिशियन होते हैं, और वो कहते हैं कि मैं किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज को बोलता हो, किसी भी क्लास से बिलोंग क्यों ना करता हो, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं उस इंसान को बिल्कुल चेंज कर सकता हूं। अब ये दोनों के दोनों, यानी एक तो है यहाँ पे प्रोफेसर हिगिंस और एक इनका फ्रेंड होता है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये बाहर निकलते हैं और ये खड़े होकर जहां बात करें उनके सामने एक फ्लोरल जो है शॉप है, फ्लावर्स की शॉप है, और उसमें एक लड़की जो है वो फ्लावर सेल कर रही होती है। तो ये कहता है, जब ऐसी बात बोलता है तो इसका फ्रेंड कहता है देखो वो लड़की खड़ी, और तुम्हें उसे अपने अकॉर्डिंग ढालना है, चेंज करना है, और अगर तुम बेट जीत जाते हो तो उसके बाद जो तुम कहते हो वो मैं मान लूंगा। अब देखिए प्रोफेसर हिगिंस क्या करते हैं, बेट लगाते हैं अपने फ्रेंड के साथ कि वो एलिजा डू लिटल, यानी उस फ्लोरिस्ट का नाम क्या होता है फ्लावर गर्ल का, एलिजा डू लिटल, टू पास एज अ डचेस, कि मैं इसको ना, ये एक फ्लावर बेचने वाली है और मैं इसको एज अ डचेस इंट्रोड्यूस करूंगा और कोई इसको पहचान नहीं पाएगा। वो एक बॉल जो है थ्रो करेंगे, बॉल का मतलब एक पार्टी थ्रो करेंगे जिसमें इसका टेस्ट लिया जाएगा। अब ये क्या है, एक्सपोजेस क्लास बायसेस बेस्ड प्योरली ऑन फेनेटिक्स। ये जो है वर्क इनका, ये एक्सपोज करता है जो क्लास डिस्टिंक्शन है, यानी अमीर गरीब का, जो लैंग्वेज के ऊपर, यानी एक तो होता है ना इनकम के ऊपर, ये लैंग्वेज के ऊपर जो है आप कह सकते हो बोलने या भाषा के आधार पर जो है वो क्लास बायसेस जो है उनको एक्सपोज करता है थ्रू दिस वर्क। एलिजा गेन्स इंडिपेंडेंस एंड रीबिल्ड्स अगेंस्ट हिगिंस। अब एंड क्या होता है, देखो एलिजा जो है वो बिल्कुल एज अ डचेस जो है वो इंट्रोड्यूस होती है, कोई उसको नहीं पहचान पाता, लेकिन जब ये बात जो है एलिजा को पता चलती है कि मैं, मुझे तो एज अ जो है आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट यूज किया गया है इस पूरे के पूरे जो है खेल के अंदर, तो उसे गुस्सा आता है, वो रिबल करती है और वो हिगिंस के अगेंस्ट जो है रिबल करके वहां से निकल जाती है। तो आप देख सकते हो जब इस पिग्मेलियन को पूरे वर्क को आप पढ़ोगे गेट टू नो कि एक तरह से इसकी एंडिंग जो है वो एंटी रोमांटिक है, यानी इसमें एलिजा जो है उसकी शादी हिगिन से नहीं होती है ना। जनरली क्या होता है कि जब ऐसे कोई किसी के साथ बैठ करके कोई ऐसे काम स्टार्ट करता है तो एट द एंड क्या होता है, दे फॉल इन लव और उसके बाद दे गेट मैरिड, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर एलिजा जो है वो हिगिन से शादी नहीं करती, उल्टा वो रिबिल करके, वो उसका विरोध करके वहां से चली जाती कि तुम्हारी ये बेट बहुत घटिया थी। ठीक है, वो इसको आपने एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जीबी शो जो है उनको ऑस्कर भी मिला है और नोबेल प्राइज भी मिला है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीबी शो गॉट बोथ ऑस्कर एंड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क्स। So I hope this slide is also clear to you. Then you have Oscar Wilde, Importance of Being Honest. देखिए एक टाइटल को आप लिख लेंगे, Importance of Being
अर्नेस्ट, ये इनका वर्क है और ये 1895 में आया था, है ना। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स या फार्स का एग्जाम्पल है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स या एक फार्स। फार्स का मतलब भी क्या होता है, हंसी मजाक वाली एक कॉमिक जो है, कोई भी वर्क ऑफ आर्ट लिखी जाती है जिसे हंसी आए आपको, जनरली उसको कहते हैं। और इसमें जो है, जो वाइल्ड हैं वो क्या कर रहे हैं, जो विक्टोरियन जो अर्नेस्टनेस है और जो ड्यूटी है उसको क्या करता है, थ्रू दिस वर्क ही क्रिटिसाइज द विक्टोरियन अर्नेस्टनेस एंड ड्यूटी। तो आपको ध्यान रखना है कि जैक एंड जो एल्गेनॉन है वो क्रिएट ऑल्टर ईगोस नेम्ड अर्नेस्ट टू एस्केप सोशल ड्यूटीज। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे दो करेक्टर जो हैं वो सोशल ड्यूटीज से बचने के लिए बार बार जो है वो आपको ये कहेंगे कि वी आर इन हरी, वी आर इन ईगरनेस, वी आर वेरी बिजी, इस तरीके से, ठीक है। ऑब्जर्व सबप्लॉट्स इन्वॉल्व अ मिसिंग बेबी फाउंड इन अ ब्लैक हैंडबैग। तो यहाँ पे जो है सबप्लॉट में गिवन है, आपको इससे ज्यादा कोई वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फीचर्स ऑफ शार्प एपिग्राम्स, वेट एंड हाई सोशल जो है सेटायर्स का इसके अंदर यूज किया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के अंदर। और इसका ये सब टाइटल इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके लिए क्या था, अ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल। इसका सब टाइटल है इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का, अ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल, है ना। तो ये जो है आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट को, इफ यू वांट। उसके बाद वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट वर्क दैट इज मर्डर इन कैथेड्रल। देखिए टीएस एलियट का एक वर्क है दैट इज मर्डर इन द कैथेड्रल, और इससे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, इसका जॉनरा पूछा हुआ था, किस जॉनर में इसको लिखा गया है। तो ये पोएटिक ड्रामा आप कह सकते हो, एक तरह से पोएटिक ड्रामा है, और इसको एक और नाम दे सकते हैं, वर्स ट्रेजेडी है, यानी मॉडर्न अटेम्प्ट टू रिवाइव क्लासिकल वर्स ट्रेजेडी। ये जो हमारे पुराने टाइम में जो क्लासिकल ट्रेजेडीज लिखा करते थे ना, 5 एक्ट्स में लिखते थे, प्रॉपर जो है उसके अंदर यूनिटीज को फॉलो किया जाता था। तो ये जो है मर्डर इन द कैथेड्रल, ये टीएस एलियट का जो वर्क है, इसमें रिवाइव किया गया है क्लासिकल ट्रेजेडीज, वर्स ट्रेजेडीज को। ये पोएटिक ड्रामा का एग्जाम्पल है। समरी क्या है, इसमें आर्के बिशप टॉमस बैकेट जो है उसके एजाजिनेशन होता है किसी को पॉलिटिकल रीजन के कारण मर्डर कर देना, ठीक है। तो पॉलिटिकली कोई रीजन की वजह से किसी को मर्डर करना इज कॉल्ड एजाजिनेशन। तो यहाँ पे ये एक्सप्लोर करता है आर्के बिशप टॉमस बैकेट की एजाजिनेशन को, ठीक है। जो बैकेट है, रेसिस्ट 4 टेम्पटर्स ऑफरिंग पावर एंड सेफ्टी। तो ये कौन कौन से 4 टेम्पटर्स की बात करता है, एक तो बात करता है प्लेजर, पावर, बैरेंस एंड मार्टियर ग्लोरी। यानी ये कहता है कि इस दुनिया में है ना 4 तरह के आप कह सकते हो टेम्पटर्स है, यानी कोई इंसान अगर कुछ करता है ना, वो किस वजह से करता है, या तो प्लेजर के लिए, यानी कोई भी कदम उठाता है, कोई भी स्टेप लेता है अपनी लाइफ में, या तो प्लेजर के लिए लेगा, गलत काम या सही काम, या उसको पावर चाहिए, या फिर उसको बैरन या कोई टाइटल चाहिए, या फिर उसको मार्टिडम ग्लोरी, यानी या उसको कोई ना कोई ग्लोरी चाहिए, यानी उसको ये चाहिए कि मैं मार्टिडर, मैं शहीद कहलाऊं। ये रीजन हो सकते हैं। 4 टेम्पटर्स, उन्होंने इन 4 टेम्पटर्स की बात की। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। ये 4 टेम्पटर्स यूटिलाइज अ कोरस ऑफ वुमेन टू कैप्चर कम्युनिटी ट्रॉमा, ठीक है। यूटिलाइजेस कोरस, कोरस का इसके अंदर यूज करता है टू कैप्चर कम्युनिटी ट्रॉमा, यानी विमेन का एक कोरस, विमेन का जो है कोरस दिखाया गया है, मतलब एक साथ जो है विमेन इसके अंदर गा रही हैं कुछ, और उसको क्यों दिखाया गया है, द रीजन बिहाइंड इज कम्युनिटी ट्रॉमा, कि किस तरह से जो है कम्युनिटीज में ट्रॉमा जो है वो क्रिएट हुआ है, कैसे जो है, यानी जो मॉडर्न एज के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लमैटिक जो सिचुएशंस हैं, जो सिनेरियोज हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, साइकोलॉजिकल डेप्थ दिखाने के लिए यहाँ पे ये कोरस का यूज करते हैं टीएस एलियट। तो आप देख सकते हो कि ये वर्क्स जो हैं थोड़े से डिफरेंट वो लोग लिखने लगे थे। देन वी हैव पोस्ट मॉडर्न। देखिए पोस्ट मॉडर्न जो है इसके अंदर 2 टर्म इंपॉर्टेंट है, अब्सर्डिज्म एंड किचन सिंक रियलिज्म। अब्सर्डिज्म मतलब द लाइफ इज फुल ऑफ मीनिंगलेसनेस। तो जो मीनिंगलेसनेस है कि हमारा जीवन जो है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, कि व्हाई वी केम इन दिस वर्ल्ड, कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। तो जो हमारा अब्सर्डिज्म है कि रोज बोरिंग सा, वही सुबह उठना, वही दोपहर को जो है वही ब्रेकफास्ट करना, वही लंच करना, वही जो है जॉब पे जाना, जॉब पे आकर के वापस से अपने घर पे डिनर करना, फिर सो जाना, फिर सुबह उठना, फिर सेम रूटीन। तो जो ये अब्सर्डिटी है कि कहाँ जाना है हमें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स, तो जो अब्सर्डिटी है, ये किचन सिंक रियलिज्म है, इसकी बात करता है पोस्ट मॉडर्न ड्रामा, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो ट्रॉमा था, जो फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ फेथ है ना, आप सोच सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कितना लॉस हुआ था
लोगों का भी, है ना, वॉर आपको पता है कुछ नहीं छोड़ती। तो जो डिस्ट्रक्शन वाला जो सिनेरियो है, लॉस ऑफ फेथ और फ्रेगमेंटेशन है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, लैंग्वेज शोन एज, इसीलिए इसमें जो लैंग्वेज है वो कैसे दिखाई गई है, इनएडिक्वेट एंड ब्रोकन, यानी लैंग्वेज जो यूज की गई है पोस्ट मॉडर्न ड्रामाज में वो इनएडिक्वेट है, ब्रोकन है। यानी जैसे आप वेटिंग फॉर गोदो में बात करेंगे तो जो दोनों करेक्टर्स हैं वो आपस में बात तो कर रहे हैं, बट उनका आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। एक पूछ रहा है तेरा नाम क्या है, तो दूसरा उसमें कुछ और ही कहानी सुना रहा है। मींस उनकी जो कम्युनिकेशन है वो कैसी है, ब्रोकन है, वो इनएडिक्वेट है, उनका जो मैसेज है वो कन्वे ही नहीं हो रहा है। तो ये इनएडिक्वेट ब्रोकन लैंग्वेज क्या शो करती है, फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ फेथ को शो करती है। उसके बाद देखिए किचन सिंक ड्रामा जो है वो एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट लेके आता है। ठीक है, रो ब्लू कॉलर किचन सिंक रियलिटी, यानी आप इसमें जो है आगे हम देखेंगे कि किचन जो एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट जो लाया था वो ऐसे था कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद में दे फील कि उनकी जो लाइफ है वो फुल ऑफ लॉस है। अब लॉस की सिचुएशन में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि व्हाट टू डू, है ना। एक तरफ तो क्या है कि वो लोग जो है वो मोरल जो है ट्रॉमा से गुजर रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में उनकी अर्निंग्स पे बहुत ज्यादा, लाइवलीहुड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन, कि जब उनके पास जैसे कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास बहुत सारी डिग्रीज थी, है ना, और स्टिल उन्हें नहीं पता कि वेयर टू यूज देम, है ना, और वो एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास लाइफ जो है वो जी रहे हैं, पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन वो जी रहे हैं, और वो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, सिस्टम को, और प्लस जो है जो अपर स्टेटा के लोग हैं उनको। तो इसमें एक एग्जांपल मैं बताऊंगी एंग्री यंग मैन का, आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के डिवास्टेशन, लॉस ऑफ मीनिंग और अब्सर्ड और फ्रेगमेंटेड फॉर्म की बात करता है। अब देखिए सैमुअल बेकेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये सबसे अच्छा अब्सर्ड प्ले का एग्जाम्पल है। इसको जो है वेटिंग फॉर गोदो के नाम से जाना जाता है, एंड इट वाज रिटन इन 1953। अब देखिए इनका जो टाइटल है ये पूछा गया है, पहले इसका टाइटल फ्रेंच में था एन अटेंडेंट गोदो, और गोदो जो है वो सिंबल है एंडलेस ह्यूमन होप, यानी कि गोदो का मतलब कि वेटिंग फॉर गोदो मतलब आप हमेशा वेट करते रहोगे पर वो कभी नहीं आएगा। इट मींस कि भगवान ने हम सबको, है ना, बहुत कुछ दिया है पर हमें एक चीज नहीं दी, और वो क्या थी, सब्र। मतलब हम किसी भी चीज को एक तो क्या है कि इम्पेशेंटली कोई चीज को ट्रीट करते हो, प्लस जो है हमारे अंदर बेचैनी रहती है हर टाइम, रेस्टलेसनेस जो है वो हमें भगवान ने दी है। तो उस रेस्टलेसनेस यानी कुछ भी हमें मिल जाए, हमारी होप्स खत्म नहीं होती। आज हम क्लर्क लग गए हैं तो हमें उससे ऊपर की पोस्ट चाहिए, उससे ऊपर की पोस्ट मिल गई, उससे ऊपर की पोस्ट चाहिए। इट मींस वी हैव एंडलेस होप्स, एग्जिस्टेंशियल वॉइड है हमारे अंदर। तो ये गोदो जो है वो सिंबल है ह्यूमन की एंडलेस ह्यूमन होप का। ठीक है, इसमें 2 ट्रैम्प्स होते हैं, जैसे आपका प्ले है ये अल्टीमेट अब्सर्ड प्ले है, व्लादिमिर एंड एस्ट्रिगन वेट ऑन अ डेसोलेट कंट्री रोड नेक्स्ट टू अ बेयर ट्री। एक ट्री के पास बैठे हुए हैं, बेयर ट्री, उसके ऊपर कोई पत्ता नहीं है। दे वेट फॉर द एनिग्मेटिक गोदो, वो किसकी वेट कर रहे हैं, गोदो की, जो कभी नहीं आता। इसका प्लॉट जो है आपको पता है अब्सर्ड प्ले है, इसका मतलब प्लॉट कैसा होगा, घूम घूम फिर के वहीं पे वापस आ जाएंगे, यानी सर्कुलर प्लॉट होगा, रिपीटेटिव डायलॉग्स होंगे, और कॉमिक ट्रेजिक जो है एंटमिक्स होंगे। यानी जब आप उनको पढ़ोगे आपको कॉमिक एंड ट्रेजेडी यानी ट्रेजिक कॉमिक जो है उसके अंदर आपको दिखाई देगा। इसके सब प्रैक्टिस कौन होते हैं, पोजो एंड लकी। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट देखिए, पोजो एंड लकी जो है इसमें स्लेव एंड मास्टर का डायलोमिक है। ठीक है, तो स्लेव एंड जो है मास्टर, यानी एक इसमें स्लेव है, एक इसमें मास्टर। अब आपको ये कमेंट में बताना है कि हु इज स्लेव, पोजो और लकी, आपको ये कमेंट में बताना है मुझे। ठीक है, तो ये जो है सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोदो, जो अब्सर्डिटी, मीनिंगलेसनेस जो है लोगों के हार्ट में आई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, उसको जो है रिप्रेजेंट करता है। देन वी हैव हैरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ये है बर्थडे पार्टी 1957 में आया था। इसको कॉमेडी ऑफ मिनेस, मिनेस का मतलब होता है टेरर, कॉमेडी ऑफ मिनेस, यानी इसके अंदर एक बंदा है स्टैनले जो एक क्वाइट बोर्डिंग हाउस में रहता है, और वो किससे बचना चाहता है, अपने पास्ट से बचना चाहता है। फिर 2 जो है, यानी हमें नहीं पता कि उसने पास्ट में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो इस्केपिज्म चाहता है। अब 2 बंदे आते हैं, ठीक है, मैकिन और गोल्डबर्ग, ये दोनों के दोनों आते हैं, उन्हें जो है स्टैनले मिल जाता है, और वो स्टैनले को एक बड़ी सी काली गाड़ी में लेकर चले जाते हैं। हमें नहीं पता क्यों लेकर गए, पूरा प्ले आप पढ़ लोगे आपको नहीं पता चलेगा। सो दिस इज द मीनिंगलेसनेस, और आप कह सकते हो अब्सर्डिटी। और कॉमेडी ऑफ मिनेस मतलब यहाँ पे स्टैनले जैसे उसे गोल्डबर्ग और मैकेन क्वेश्चनिंग करते हैं,
वो बहुत इंटरेस्टिंग, और उसके अंदर ना मिनेस मतलब टेरर वाली भावना आती है, वो बहुत ज्यादा उन दोनों को देख करके डर जाता है, ठीक है। दे होस्ट एंड ऑब्जर्व टेरिफाइंग बर्थडे पार्टी एंड टेक हिम, देखो दे का मतलब क्या होता है, जिनके घर में रह रहा होता है स्टैनले एज अ टेनेंट, उनका जो लैंडलॉर्ड है और लैंड लेडी है, यानी जो उनके घर के मकान मालिक हैं, उनके साथ मिल करके गोल्डबर्ग मैकेन जो है वो स्टैनले की बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी थ्रो करते हैं और खुद ही होस्ट बनते हैं, और लास्ट में जैसे ही पार्टी खत्म होती है अंधेरा हो जाता है और वो उसको गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। थीम क्या है, स्टेट सर्विलेंस, गिल्ट, अनस्पोकन थ्रेट्स। तो इसमें स्टैनले के अंदर क्या है, गिल्ट है, अनस्पोकन थ्रेट है, हमें नहीं पता क्यों है, उसने क्या ऐसा किया था, और इसीलिए इसको कॉमेडी ऑफ मिनेस कहा जाता है, और ये टर्म जो है वो डेविड कैम्पटन ने कोइन की थी। आई होप यू गॉट दिस। और इसको एक पिंटरेस्ट की जो है पोज कहा जाता है, क्योंकि देखिए हेरोल्ड पिंटर जो है इसकी साइलेंस फुल ऑफ अनस्पोकन थ्रेट, उसको कहा जाता है पिंटरेस्ट पोज। यानी यहाँ पे स्टैनले इतना ज्यादा डर रहा है, वो अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर रहा, वो बार बार जैसे गोल्डबर्ग को देखता है, ठीक है, मैकेन को देखता है, उसका थ्रेट उसके फेस पे दिखता है ना, तो उसको अनस्पोकन ड्रेड की ये बात करता है, इसीलिए इसको पिंटरेस्ट पोज कहा जाता है। आई होप दिस स्लाइड इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल। अब देखिए जो मैं बात कर रही थी किचन सिंक ड्रामा और एंग्री यंग मैन की, वो कॉन्सेप्ट हमारा लुक बैक इन एंगर में आता है, जो कि लिखा गया था 1856 में। अब देखिए इसमें क्या है, जिमी पोर्टर है ना, वो बंदा है जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, पर इसको क्या लगता है कि अपर स्ट्रेटा वाले लोग जो हैं वो सिस्टम के साथ मिल करके मिडिल क्लास को और ज्यादा नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है। और उसकी जो वाइफ है वो थोड़ा रिच फैमिली से बिलोंग करती है, बट वो एडजस्ट होने के लिए भी तैयार होती है इसके साथ, लेकिन फिर भी जो है अपर क्लास एलिसन को ये ताने मार मार के लास्ट में घर से निकाल देता है। तो जिमी पॉटर जो है वो एग्जाम्पल है एक एंग्री यंग मैन का, उसके अंदर जो है एंग्रीनेस है टुवर्ड्स द सिस्टम, टुवर्ड्स द अपर क्लास, जिसकी वजह से उसे लगता है कि आज वो इस कंडीशन में है कि उसके पास जॉब नहीं है। जिमी रेल्स बिटरली अगेंस्ट क्लास प्रिविलेज, यानी जिमी जो है इन चीजों के खिलाफ, क्लास प्रिविलेज यानी किसी बंदे को अमीर है तो उसकी वजह से जो उसको प्रिविलेजेस मिलते हैं, पोस्ट एम्पायर स्टैग्नेशन, ठीक है, तो उनके बिटरली अगेंस्ट जो है वो जाकर के बात करता है। इसकी जो है सेटिंग क्या है, ऑथेंटिक क्रैम्प्ड वन रूम एटिक। अब देखिए इसको किचन सिंक ड्रामा क्यों कहते हैं, कि एक छोटा सा टूटा फूटा सा एक कमरा है, उस कमरे के अंदर इनका बेड है, उस कमरे के अंदर इनका किचन है, और वहीं पे किचन सिंक, मतलब किचन सिंक ड्रामा का मतलब भी क्या है कि दे आर अटरली पुअर, मिडिल क्लास से भी आप कह सकते हो, मिडिल क्लास तो है बट उनके पास सिर्फ एक छोटा सा कमरा है जो क्रैम्प्ड सिचुएशन में है, और वहीं पे किचन, वहीं पे सोना, तो मतलब किचन सिंक ड्रामा जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसकी डेट क्या है, 8 मई 1956, और इसी टाइम पे क्या हुआ था, मार्क्स अ वाटरशेड मोमेंट इन ब्रिटिश थिएटर। तो आप कह सकते हो कि 1856 में ये जो वर्क है ये सोशल रियलिज्म का या आपका किचन सिंक रियलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो जिमी पॉटर है, वो अपर क्लास एलिसन से शादी कर लेता है, बट वो किसको जिम्मेदार मानता है, अपर क्लास को जिम्मेदार मानता है, उसके साथ जो भी बुरा हो रहा है तो वो इसको अपने घर से निकाल देता है, ठीक है। तो आप इसकी जो है एंग्री यंग मैन के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आप इसको जो है समझ भी जाएंगे कि क्या यहाँ पे रोमांटिक मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, और जो पोस्ट मॉडर्न सोशल जो ड्रामा है वो किस चीज के बारे में है, क्यों है, इसका क्या मीनिंग है। जैसे रोमांटिक एज में क्लोसेट ड्रामा लिखे गए थे, पोएटिक सॉलिप्सिज्म जो है वो आ गया था, जैसे सेंची है शैले का, ठीक है। सॉलिप्सिज्म का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है जो टू मच ऑफ सब्जेक्टिविटी। आपको पता है कि जो रोमांटिक एज है वो ऑब्जेक्टिविटी की बात नहीं करता, वो माइंड की बात नहीं करता, वो इमोशन से खेलते हैं, है ना, इमोशन से लिखते हैं, इमेजिनेशन से लिखते हैं, मतलब टू मच ऑफ सब्जेक्टिविटी। तो उसी को क्या कहते हैं, अपनी पोएट्री के अंदर टू मच सब्जेक्टिविटी जब यूज की जाती है उसको सॉलिप्सिज्म कहा जाता है। जैसे सेंची हो गया, शैले ने इस वर्क को लिखा है। मॉडर्न एज में प्रॉब्लम प्ले, रियलिज्म, लैंग्वेज ऑफ सटायर ये लिखा जाता था, जैसे पिग्मेलियन हो गया। पोस्ट मॉडर्न में थिएटर ऑफ अब्सर्ड और एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात की जाती थी, जैसे वेटिंग फॉर गोदो हो गया बैकेट का। और पोस्ट मॉडर्न के अंदर आपका आ गया किचन सिंक ड्रामा और वर्किंग क्लास की आवाज यानी वॉइस। तो ये हो गया आपका लुक बैक एंगर, जिसमें कि जॉन ऑसबॉर्न ने लिखा है, जिमी पॉटर को हमने अभी डिस्कस किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉयड इट एंड यू हैव get all the clarity, and thank you so much for watching me, and if you want such kind of videos please do subscribe and like my channel. Thank you.